11:30 हो गया। 3 जज के बोर्ड के सामने ये मुकदमा चला। शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के द्वारा हमारे कपिल सिब्बल जी और मनीष सिंह जी और देवदत्त कामत जी अपील हुए थे। इस मुकदमा में हमने प्ली किया, याचिका किया कि फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं है, बगैर फ्लोर टेस्ट से ये सरकार इंस्टॉलेशन हो गया, ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करो, डिवीजन ऑफ फोर्स करो, प्रोटेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट करो, उसके बारे में 288 जो चुने हुए आमदार है जिसकी अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुई, तो शपथ ग्रहण भी करने का काम प्रोटेम स्पीकर करे और फ्लोर के ऊपर डिवीजन का ये वहां का प्रक्रिया शुरू करे। ये 24 घंटे में करे, ये हमारी मांग है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया। गवर्नर का क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है? अजीत पवार जो देवेंद्र फडणवीस के साथ सपोर्ट के लिए आए थे, उसने अपने 54 जो एमएलए हैं उनके बारे में सपोर्ट का जो खत दिया, ये खत गुमराह करने वाला खत है, ऐसे उनके प्रेसिडेंट सम्माननीय शरद पवार ने कल ऐलान किया था। और असल में आज हमारे पास यानी राष्ट्रवादी के पास 41 एमएलए के यानी एनसीपी के 41 एमएलए के सपोर्ट का खत हमारे पास है। तो इस ऐसी स्थिति में मेजॉरिटी कैसी साबित हो जाएगी? ये सब तय हो जाएगा फ्लोर के ऊपर डिवीजन ऑफ फोर्स होने के बाद, और उसका टेलीकास्ट करना है, ये भी मांग हम लोगों ने की है। इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को पराजित करेंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे। थोड़ा सेटबैक नहीं मानते कि इमीडिएटली फ्लोर टेस्ट नहीं अनाउंस हुआ? देखिए, सरकार पूरी तरह से अल्पमत की सरकार है। कितने भी दिन में रह ले, सदन में आना पड़ेगा और सदन में उन्हें हम पास करेंगे। ये बेहतर होगा कि बहुमत ना होते हुए उन्हें चाहिए कि वे इस्तीफा दे दे देवेंद्र जी, और हम इस सरकार को अगर नहीं देते हैं तो पास करेंगे, नई सरकार बनाएंगे। सरकार पूरी तरह से अल्पमत की सरकार है। कितने भी दिन में रह ले, पटल पे आना पड़ेगा, सदन में आना पड़ेगा और सदन में उन्हें हम पास करेंगे। ये बेहतर होगा कि बहुमत ना होते हुए उन्हें चाहिए कि वे इस्तीफा दे दे देवेंद्र जी, और हम इस सरकार को अगर नहीं देते हैं तो पास करेंगे, नई सरकार बनाएंगे। या पद्धतीने आज सुप्रीम कोर्टामध्ये उद्याच्या तारीख देण्यात आलेली आहे। आमची मागणी होती कुठेतरी हा सरकार जे निर्माण करण्यात आलेलं आहे ते कुठेतरी बेकायदेशीर पद्धतीने निर्माण झालेलं आहे। या सरकारला कुठेतरी बरखास्त केलं पाहिजे। तरी ज्या सरकारला बहुमत नाही, पटलावर निश्चित रूपाने सरकार पराजित होईल आणि नवीन सरकार आम्ही निर्माण करू। बराच होईल की जर देवेंद्रजी यांना कळलं पाहिजे त्यांच्याकडे बहुमत नाही, मॅजिक फिगर नाही, त्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। जर राजीनामा दिला नाही तर पटलावर त्यांना पराजित करून राज्यामध्ये नवीन सरकार निर्माण करू। आज येथे आमदारांना भेटण्यासाठी पवारसाहेब थोड्या वेळात येत आहे, त्यांच्यासोबत बैठक करतील। आज पवार साहब विधायकों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं और थोड़ी देर में विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। तो सुना आपने नवाब मलिक को, वो कह रहे हैं कि शरद पवार अब विधायकों के साथ बैठक करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। लगातार हमारे साथ अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं, रोहित भी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइए कि शरद पवार को अभी भी बैठक करने की जरूरत पड़ रही है विधायकों के साथ, क्योंकि इमोशनल अपील तो उन्होंने कर डाली कि आप अगर धोखा देंगे तो आगे देख लीजिएगा, एंटी पोचिंग एग्रीमेंट हो गया इन तीन पार्टी में।
वो रोक से अपने घर से निकल चुके हैं और वह सीधे होटल में पहुंच रहे हैं जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं। लेकिन देखिए, बिल्कुल जो कल लगातार जिस तरीके से शरद पवार अपने विधायकों से मुलाकात की, समझाया उन्होंने और तमाम विधायकों को उन्होंने बुलाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 42 विधायक 41 विधायक ही आ पाए। आके जो बाकी के विधायक थे 13-14 विधायक वह अब तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि लगातार एनसीपी क्लेम कर रही है कि वह उनके संपर्क में है और अजीत पवार को छोड़कर सभी उनके संपर्क में है और सब विधायक आ जाएंगे और अजीत पवार के मनाने की कोशिश लगातार आगे अलग चल रही है। लेकिन देखिए, जो कुछ भी चल रहा है यह जरूर अगर हम सूत्रों की माने तो सब कुछ कहीं इसके पर्दे के पीछे बहुत एक अलग बड़ा प्लान किया गया है, जो बीजेपी ने बड़ा प्लान रचा हुआ है और उस प्लान में बीजेपी सक्सेस होगी। बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंट है कि किस तरीके से होगा। इसे देखिए, बीजेपी ने अब तक अपने प्लान नहीं खोले हैं कि आखिरकार वह कब फ्लो टेस्ट करने जा रही है, क्या चीज कोई करेगी। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के सुशील जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील जी, अगर मान भी लीजिए कि ये 13-14 एनसीपी के विधायक जो इस वक्त मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, अगर मान लीजिए ये बीजेपी की तरफ ही चले जाते हैं इंक्लूडिंग अजीत पवार, तो इनके ऊपर क्या डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा, दल बदलू कानून, शेड्यूल 10? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ निश्चित रूप से लागू होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसका फैसला अल्टीमेटली स्पीकर को लेना होता है और स्पीकर इस पर फैसला उस समय लेंगे जब ये पहले फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में ये डिफेक्शन करेंगे, उसके बाद अगर 15 दिनों के अंदर अगर इसको अप्रूव नहीं करती उसकी पॉलिटिकल पार्टी, तब डिफेक्शन लॉ के अंदर जो स्पीकर होंगे, जो प्रोटेम स्पीकर नहीं बल्कि फुल फ्लेजेड स्पीकर होंगे, वो इस पर फैसला। मतलब मैं आम जनता की भाषा में समझूं, सुनिए सुशील जी बताइएगा, आम जनता की भाषा में समझूं कि फडणवीस सरकार बची रहेगी, जो गाज गिरेगी वो डिफेक्टर्स के ऊपर गिरेगी, उसका फैसला बाद में होगा और उसके बाद चाहे वो डिस्क्वालीफाई हो, चाहे एब्सटेन करें या उनका इस्तीफा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, ये बहुत बात की बात है। फडणवीस सरकार बनी रहेगी, इसका मतलब सिंपली ये निकले कि डिफेक्शन कानून का कोई मतलब नहीं है आज की तारीख। बिल्कुल सही कहा आपने, यही मतलब हुआ इसका, ये कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में, और आपने जो कहा यही बात है। ठीक है, यानी कि अभिषेक, कुल मिलाके लगातार जो डेस्परेशन में अभी भी अजीत पवार को घर वापसी करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे मंशा यही है कि कम से कम अगर आज की तारीख में राहत मिलना, रिलीफ मिलना, इन तीनों पार्टियों की सरकार मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंद शर्मा कुछ कह रहे हैं। इनके पास बहुमत नहीं था, उस पर इसलिए इनको समय नहीं दिया जाना चाहिए और तमाम वो नोटिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट को मंगानी चाहिए, चाहे जो गृह मंत्रालय की हैं, कि क्या कारण था, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी जो कि रात्रि में ही यह सब कुछ करना आवश्यक था। और इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है फडणवीस सरकार को बने रहने का, को समय नहीं दिया जाना चाहिए एमएलएज को अगवा करने का, खरीद फरोख्त का करने का, जो प्रजातंत्र का अपमान होगा। इस पे जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे, शक्ति परीक्षण हो जैसे की परंपरा है, ताकि प्रजातंत्र को जो चोट पहुंची है उसको ठीक किया जाए। So Supreme Court has given tomorrow's time, like he has given that 10:30 again hearing will be done, and he asked the governor and the Fernandez to bring the letter which he has received from the governor. How do you see it, sir? Well, we have taken note of what the Honorable Supreme Court has said. They are the custodians of the statute, and only they have the duty to uphold the same. What has happened was unprecedented. The midnight coup. There was no grave emergency between midnight and the day for the Rule 12 to be invoked, Cabinet to be bypassed, the President woken up in the night, and this proclamation withdrawn of President's rule. It shows the intent, the manner in which a majority was sought to be fabricated. Not manufactured, fabricated. Few MLAs were, I'll say, influenced through horse trading, but they don't have a majority. They don't have any moral right to continue. In fact, the Supreme Court should go into all aspects. Otherwise, it will become a practice for a government to do this after the middle of the night, invoking Rule 12.
It's an insult to our constitution and also, I'll say, a big blow to Indian democracy. तो सुना आपने आनंद शर्मा को, वो बता रहे थे कि किस तरह से नैतिकता के आधार पर फैसला नहीं लिया गया। खैर, राजनीति में होते हुए कितनी नैतिकता रह गई है, ये तो एक अलग प्रश्न है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, एक तो जब आज की एक बड़ी हेडलाइन छपती है कि वाइल यू वर स्लीपिंग, यानी कि जब महाराष्ट्र की जनता सो रही थी तब उनको पता चला कि अरे वाह, हमें तो मुख्यमंत्री मिल गया। किस किस्म की जनता की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि अनगिनत होटलों के चक्कर, बिल होते रहेंगे। लेकिन इस पर पूरा लगातार एक बड़ा जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी साफ साफ कह रहे हैं कोई भी हमने अंधेरे में काम नहीं किया है। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह का समय होता है, उसमें खुले दिन में हमने शपथ लिया हुआ है, कोई भी हमने चोरी नहीं की है। यह जवाब है बीजेपी की तरफ से। और देखिए, बिल्कुल ये जनता, अगर बात के जनता ने वोट दिया है, जनता के साफ साफ ये कहना है कि कहीं न कहीं वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में सरकार बने और महाराष्ट्र सरकार बने और कम से कम उनका काम हो। जो पिछले 1-1.5 महीने से काम रुका पड़ा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार मिल चुकी है, लेकिन देखिए लगातार, आपको फिर से मैं बता दूं आंचल, कि लगातार इस बात पर सस्पेंस लगातार बरकरार हुआ है कि आखिरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार क्या फिर से गिर जाएगी। जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों की जानकारी है, सरकार किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस की नहीं गिरने वाली है। सरकार चलने वाली है, चाहे वह एनसीपी के लोग शामिल रहे या शिवसेना के कुछ लोग इसमें आते हैं या कांग्रेस के लोग शामिल आते हैं, लेकिन सरकार 5 साल चलने वाली है। ऐसा बीजेपी ने प्लान बना के रखा हुआ है। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, वह किसी भी सूरत में वह नहीं चाहती है। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। काम कर ले, शुरू करें। आप बोलना शुरू कर देंगे तो चुप हो जाएंगे। हल्ला मत करो। पहले सब मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि आप विजयलक्ष्मी जी, चेयर पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता ना, एक ही चेयर है। एक बैठा के करा दीजिए, वही पूरा नहीं हो रहा है। बोलना शुरू करिए सर। कोर्ट के आज के फैसले को कैसे देखते हैं आप? 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी, कैसे होगा फिर? आगे बैठिए। सर हो गया, वो कभी नहीं हो पाएगा, वो सत्ता है। चलिए सर, कितने बड़े ज्वाइन करें। आज सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने तीनों राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके पिटीशन को और अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए यह आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 बजे पेश किया जाए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके साथ शिवसेना, तीनों के संयुक्त पिटीशन जो कोर्ट में दायर किया है, हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि फौरी तौर से एक फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित करने के लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी द्वारा जो सरकार बनाई गई है,
वो एक नाजायज सरकार है जिसके पास बहुमत नहीं, पर इसका निर्णय केवल फ्लोर टेस्ट में हो सकता है। इसलिए ये दरख्वास्त हमने अदालत के समक्ष रखी है, जिस पर कोई निर्णय आना अभी बाकी है। कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने, एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इलेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान साहब को कि वो आपको अपनी बात करें। जी सर। सबसे पहले मैं उच्चतम न्यायालय का आभारी हूं कि आज इतवार के दिन उन्होंने हमारी पिटीशन को सुना। ये पिटीशन तीनों दलों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा पेश किया गया था, और इस विषय का महत्व समझकर आज इतवार होते हुए भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात सुनी। जो फैसला दिया है कि कल 10:30 बजे मामला फिर से सुना जाएगा, और उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी अपनी बात और सारे कागजात सामने रखने के लिए कहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये फडणवीस सरकार एक नाजायज सरकार है, लेजिटिमेट सरकार है, इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुरंत बिना किसी घोड़ा बाजार के बगैर तुरंत कल ही फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे। और मैं पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने जो कागजात पेश किए हैं, उसके आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय कल हमारे पक्ष में फैसला देगी, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में फैसला देगी, क्योंकि एक नाजायज सरकार एक दिन भी सत्ता में रहने के लायक नहीं है। और इसका एक ही फैसला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के माध्यम से विधिमंडल विधानसभा के पटल पे ही इसका निर्णय होगा। हम मांग करते हैं कि तुरंत ये फैसला करने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय दें। सर, आपके वकीलों ने कहा कि मेजॉरिटी के लिए वो आज भी तैयार है। क्या आप यही मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सर, आपके वकीलों ने लगातार दलील दी कि हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए तैयार हैं। क्या आप नंबर्स को लेकर श्योर हैं? अगर हम फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अगर श्योर नहीं होते तो हम फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों करते? और जो लोग फ्लोर टेस्ट करने से कतरा रहे हैं, जो कोई टेक्निकल मुद्दे निकालकर समय मांग रहे हैं, एक वकील साहब ने 5 दिन का समय मांगा, किसी ने 4 दिन का समय मांगा। अगर सरकार के पास बहुमत है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट से क्यों कतरा रही सरकार? कितना आंकड़ा है? अगर जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, ये साबित हो जाएगा कि महाराष्ट्र के हक में बनाई हुई तीनों दलों की अलायंस के पास संपूर्ण बहुमत है, बल्कि संपूर्ण बहुमत से भी बहुत ज्यादा अधिक विधायक हैं। और ये भी साबित हो जाएगा कि एक नाजायज सरकार का गठन रातों रात चोरी छुपे करने वाली भाजपा और अजीत पवार जी के पास न विधायक 22 और 23 तारीख की रात को थे, न आज हैं, और न जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन। वो लोग फ्लोर टेस्ट जो इस देश के एसआर बोमई के संवैधानिक पीठ के अनुरूप किया जाना है, उससे बच रहे हैं। इससे साफ है कि उनके पास ना विधायक है ना बहुमत। वो एक नाजायज सरकार का रातों रात गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग कर उन्होंने एक सरकार बना ली है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, उनका अल्पमत साबित हो जाएगा और इस महाराष्ट्र की पक्षधर अलायंस का बहुमत साबित होगा। राज्यपाल को जो चिट्ठी दी गई है, राज्यपाल को जो चिट्ठी दी गई है, वो उसके बारे में जानकारी मांगी गई है, तो आपको लगता है उससे जो है तस्वीर साफ होगी?
अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उनके पास आंकड़े हैं तो वो फ्लोर टेस्ट से विधानसभा में अपना भाई कर रहे हैं। वो क्यों इस बात से गुरेज कर रहे हैं कि उनके पास तो कल आज ही विधानसभा बुलाइए, अदालत को छोड़िए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और बहुमत साबित हो जाएगा। कोई बयान नवंबर का नहीं आया। मराठी में बोलेंगे अनौपचारिक तौर से कानून मंत्री ने राज्यपाल की ओर से ये कहा था, वो भी ऑफिशियली नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये 30 तारीख आई कहां से है। राज्यपाल जी ने कोई इस बारे में अधिसूचना या पत्र जारी नहीं किया, जो फिर ये दिखाता है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में ये अनुरोध करूंगा कि मराठी में हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनके लिए सर इंग्लिश में बोलते हट जाएंगे, सर इंग्लिश में बोलते बाकी हट जाएंगे। हाँ फिर बाकी हट जाएंगे, मराठी आराम से हो जाएगा। We are extremely thankful to the Honorable Supreme Court of India for taking up a joint petition of the Indian National Congress, the NCP and the Shiv Sena on a Sunday today, considering the urgency of the matter, as also our demand that the Constitution has been trampled upon and democratic mandate has been mowed down by BJP and Shri Ajit Pawar together in a midnight surreptitious and secret operation. The petition was taken up today by the Honorable Supreme Court of India, and government has been directed to produce the letters of support given by Shri Devendra Fadnavis and Shri Ajit Pawar to the Governor of Maharashtra by 10:30 tomorrow. Our demand is simple. Let's have a floor test, and whoever has the majority will be established. BJP and Shri Ajit Pawar are shying away and running away from proving majority on the floor of the House, while the alliance of the three parties constituted in the interest of Maharashtra has full majority. Moment a floor test is ordered, our majority will be established and it will be proved that BJP in a surreptitious midnight operation misusing the office of governor constituted an illegitimate government which will fall in a floor test. Now I shall... तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे एक तो डिलेइंग टैक्टिक्स, जानबूझ के देरी करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से बहुमत साबित करने के लिए। वो फ्लोर टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं ये आरोप लगाया और कहा कि 30 तारीख को भी बहुमत साबित करने की जो तारीख है कहां से आई हमें नहीं पता है, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसे में आंकड़ों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे चलते हैं जयप्रकाश के पास। जयप्रकाश, सबसे पहले तो मुझे बताइए, वहां पर शरद पवार पहुंचने वाले थे अपने एमएलए से मिलने के लिए, कहां तक पहुंचे हैं वो? सूत्रों के अनुसार अभी भी शरद पवार पहुंचने वाले हैं और 10-15 मिनट में यहाँ रेनेजेंस होटल में, मेरे पीछे यही रेनेजेंस होटल है जहाँ पे एनसीपी के सारे विधायक यहाँ पे ठहरे हुए हैं। सीनियर एनसीपी लीडर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुंचे और बोले कि उनके पास नंबर है, सारे विधायक उनके साथ में हैं और जल्दी वो सरकार बनाएंगे। जो कोर्ट का भी फैसला आया है जहाँ पे मांगा गया है कि 2 लेटर पेश किया जाए कोर्ट के सामने कल सुबह 10:30 के अंदर। एक गवर्नर का लेटर जो इन्वाइट किए गए थे बीजेपी को सरकार बनाने का, और दूसरा जो नंबर्स को लेके देवेंद्र फडणवीस ने प्रेजेंट किया गवर्नर को। ये 2 लेटर्स जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब जाके कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना है। हालांकि प्रेयर्स काफी साफ है कि फ्लोर टेस्ट जल्दी हो जाए। 30 नवंबर का डेट जो गवर्नर ने दिया है वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आपके पास आऊंगी, हमारे साथ पंकज जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उसके बाद आपसे भी क्लैरिटी चाहूंगी। पंकज जी, मुझे ये समझा दीजिए कि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पवार का गेम तो नहीं चल रहा है कि एक वो सरकार भी बनाना चाहते, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के अंदर सुप्रिया सुले को वो एक तरह से स्थापित करना चाहते थे, और वो क्योंकि अजीत पवार के रहते ऐसा हो नहीं सकता था, तो अजीत पवार ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कदम उठा के और सुप्रिया सुले की जो पोजीशन है उसको और ज्यादा पुख्त कर दिया। हाँ, चलिए, ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सुप्रिया सुले को करना चाह रहे हैं शरद पवार जी। जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम है, अपने सबसे वरिष्ठ नेता है, वो अपने आप लेंगे। ये तो एक स्पेकुलेशन है हम सब की तरफ से, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन इसके ऊपर सवाल इसीलिए उठ रहा है कि भाई
आखिरकार सुप्रिया सूले को अगर वो डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो बीच में बहुत बड़ा अड़ंगा होता, पूरी पार्टी टूट जाती। इस तरीके से कम एनसीपी भी बची रहेगी, सुप्रिया सूले भी बची रहेंगी। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपकी ये सारी स्पेकुलेशन है, कोई ऐसा नहीं करना होता तो बहुत पहले कर देते। उन्होंने अजीत पवार को क्यों बना दिया था? सवाल फिर ये उठता है कि अजीत पवार के ऊपर हर एक की निगाहें आज की तारीख में, इतनी तो कांग्रेस शिवसेना के एमएलए पर नहीं है। ऐसे में अजीत पवार को डिप्टी सीएम तो वैसे ही बनाया जा रहा था। इस तिगड़म के अंदर जो 3 पार्टी का कोalition हो रहा था उसमें भी डिप्टी सीएम बनते, बीजेपी में भी डिप्टी सीएम बने हैं। तो बीजेपी के डिप्टी सीएम बनने में क्या सुरखौर के पद हैं? क्या उसके अंदर इरिगेशन स्कैम की भी बात है, ईडी का भी एंगल है? नहीं, इसमें अभिषेक सही कहा आपने कि देखिए इसमें साफ साफ मतलब है कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाने का मतलब साफ है कि पूरी तरीके से पाक साफ हो जाएंगे। देखा होगा जिस तरीके देवेंद्र फडणवीस हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, लगातार बीजेपी एनसीपी को उसको गालियां दे रहे थे। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस साफ साफ कहा था कि चुनाव जब हम जीत के आएंगे तो अजीत पवार चक्की पीसेंगे जेल में। तो बड़ी बातें हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को बड़ा फायदा बीजेपी के साथ जाने में लगता है कि उन्हें पता है कि जितने भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उसमें क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि बड़े मामले में फंसे हुए हैं। और जाहिर सी बात है अगर वह साथ नहीं देंगे बीजेपी का तो बिल्कुल जेल जाना पड़ सकता है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला इसलिए दिखे एक बकायदा प्लानिंग के तहत बीजेपी काम कर रही है। पूरा मामला कोर्ट की तरफ शिफ्ट किया। उन्हें पता था कि पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में अब इस मामले को चैलेंज कल किया जाएगा कि अजीत पवार क्या विधायक के नेता है या फिर जयंत पाटिल है। और इसी मामले पर बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कल कोर्ट पर बड़ा ट्विस्ट इसी मामले पर मुझे जानकारी लेकर आएगा और यही वजह बनेगी कि अजीत पवार फिर से शायद हो सकता है कोर्ट इस बात को मान ले या कहे कि आप 54 विधायक एक साथ लेकर आइए और उन्होंने बताइए कि हाँ विधायक के नेता हमारे यह है। 41 विधायकों ने जो नया नेता चुना है वह मान्य नहीं होगा, जो मेरी जानकारी है। और इस बिहार पर कल कोर्ट में एक बड़ा फैसला हो सकता है। फिर पूरा मामला अजीत पवार के हाथ में आ जाएगा और वही होगा। और बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जो भी मामला हो उसके ऊपर आरोप ना लगे, यह साफ साफ हो जाएगा। कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा कि हाँ उनके पास अगर इतने विधायक हैं तो वह बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए अजीत पवार ने जो कुछ भी किया है कानून के संविधान के दायरे में रहकर किया है। भले ही कहा जा रहा है कि उन्होंने घर का झगड़ा है, बाहर चला गया और उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, लेकिन अजीत पवार ने उनके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि संविधान के हिसाब से पूरा का पूरा अधिकार। ठीक है, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आ रही है, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ जयप्रकाश जुड़े हैं। जयप्रकाश बताइए किसकी तस्वीरें हैं, कौन पहुंचा? बोल रहे हैं कि बात नहीं करेंगे। सर, have you been able to convince him? ये देखिए काली गाड़ी के अंदर शरद पवार पहुंच गए हैं होटल रेनेसांस में। देखिए किसी से बात करने से इनकार कर दिया उन्होंने। होटल के अंदर चले गए हैं अभी। जी जयप्रकाश बताएं क्या कुछ हुआ? कोई रिएक्शन नहीं मिला शरद पवार जी का। वो अंदर चले गए, बोले कि बाद में बात करेंगे और निकल गए सीधा अंदर। ठीक है, होटल रेनेसांस पहुंच गए हैं बैठक के लिए शरद पवार। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त 22 के करीब विधायक इस होटल के अंदर मौजूद हैं जहां शरद पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। अभिषेक, राजनीति आज का खेल है, संभावनाओं का खेल है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में शरद पवार यहां पर पहुंचे हैं 22 को फ्लॉक की तरह इकट्ठे रखने के लिए, लेकिन बाकियों का क्या होगा? देखिए जैसा कि आप बता रही है 22 जो कि मेरी जानकारी सूत्रों द्वारा है, एनसीपी भी इस बात में दावा कर रही है। करीबन उनके पास इस वक्त उस होटल में 42 विधायक हैं और 7 विधायक जो रास्ते में हैं, जो उनके संपर्क में है, जो नागपुर में कुछ है, कुछ अलग जगहों से, जो कि आज शाम तक पहुंच जाएगी जानकारी। देखिए ये अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग दावे हो रहे हैं इसमें। आप और हम तो सीआईडी या सीबीआई है नहीं जो जानकारी दे सके, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से अगर आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह जयप्रकाश बता रहे हैं अंदर 22 हैं, मैं उस आंकड़े पे जाती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया कि 41 विधायक एनसीपी के अभी भी इकट्ठे हैं। ऐसे में इन 41 में से कितनी आपकी जानकारी है जो प्रॉपर एनसीपी के संपर्क में है? सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया कि 41 विधायक एनसीपी के अभी भी इकट्ठे हैं। ऐसे में इन 41 में से कितनी आपकी जानकारी है जो प्रॉपर एनसीपी के संपर्क में है?
देखिए, जैसा कि बता रहा था आपको, वही जो मैं जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है, बोला गया है, बिल्कुल वह सही आंकड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकती है पार्टी। और यह वजह है कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोला उनको भारी पड़ सकता है। और यह वजह है कि जानकारी मेरी है कि 41 से 42 विधायक इस वक्त इस होटल में हैं और उसी को शरद पवार एक बार फिर से मिलने गए हैं, बताने गए कि आखिरकार उनकी आगे की रणनीति क्या, किस तरीके से बात करें। जो जानकारी यह भी मिल रही है, करीबन 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो रास्ते में है, वह शाम तक आ सकते हैं, उनको लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनके साथ स्ट्रेटेजिकली कौन उनको मनाने की और लाने की कोशिश कर रहा है, किस हद तक संपर्क में है? क्या ये व्हाट्सएप का खेल चल रहा है उधर बाकी के 13 के साथ? देखिए, इसमें एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इसमें अब शिवसेना भी कूद पड़ी है। कल देखा होगा आपने, कल शिवसेना के एकनाथ शिंदे और मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ माने जाते हैं, वह तमाम जो एनसीपी के विधायक थे उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर वायबी सेंटर लाते हैं। यानी जहां जहां भी एनसीपी के विधायक हैं, कहीं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसमें शिवसेना आप सपोर्ट कर रही है एनसीपी का। जहां जहां विधायक है उनको उस जगह पर पहुंचकर वह अपने स्टाइल में, शिवसेना की स्टाइल में वह वापस ला रहे हैं। तो यह कहें कि शिवसेना भी पूरी तरीके से मैदान में उतर गई है, क्योंकि उन्हें पता है करो या मरो। इस अच्छा, बार तो ये बताइए, बीजेपी सांसद सुबह काकड़े साहब मिले थे शरद पवार से, अब ये मुलाकात में क्या बात हुई होगी? ये किस बारे में बात थी? देखिए, बिल्कुल जब वो बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या जरूरत थी, मुलाकात यहाँ किस लिए आए थे। उनका साफ कहना था कि हम एक अलग मुलाकात थी, इसमें कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई है, हम जान पहचान हमारी है, हम इसलिए मुलाकात करने आए थे। लेकिन संदेह देखिए बहुत बड़ा जाता है। आज आप समझ सकती है कि पूरा, जैसा मैं लगातार बता रहा हूं, देखिए जो मेरी जानकारी सूत्र जो बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आएगा उसके ऊपर कुछ मैं कमेंट कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो जानकारी है पूरी की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और पूरी तरीके से प्लानिंग की फ्रेमिंग की तरीके से पूरा काम हो रहा है। भले ही कोई कहे शरद पवार इस पूरे घटना के पीछे नहीं है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, इस पूरे सत्र में खिलाड़ी कोई निकलेंगे अंत तक, तो वह निकलेंगे शरद पवार। भले ही शरद पवार यह कह रहे हैं लगातार कि पार्टी टूट गई है, घर में झगड़ा है अजीत पवार, लेकिन आप देखिए अगर अजीत पवार को अगर कार्रवाई करनी होती पवार पर, तो कल ही तत्काल प्रभाव से उनसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया होता या बर्खास्त कर दिया गया होता। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, गया, पता है, वैलिड क्वेश्चन है पंकज जी। बर्खास्त किया जाना चाहिए था, कर दिया होता। इतना सब गाली गलौज मीडिया में हो गया कि आपने पीठ में छुरा घोंपा, फिर एक्शन क्यों नहीं लिया? ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। तो अभी ये नहीं कि एकदम से जो करा है अजीत पवार ने जो करा है बहुत ही इमोरल था, शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, अजीत पवार दूसरी दिशा में जा रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। शरद पवार जी जो है उसका अभी यहाँ पे ब्रूटस भी याद कर लीजिए, सीजर और ब्रूटस को। नहीं, अब फिर भी शरद पवार जी ने जो है उसको अभी इतना बेनिफिट ऑफ डाउट भी देके उसे साथ में अभी रखा है, फैमिली रिलेशन है, फैमिली में है, वो उसे मना के फिर से वापस अपनी फैमिली में ले आए। और वैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा चांस दिया देवेंद्र फडणवीस जी को कि वो एक दिन का टाइम है, अपना फेस सेविंग एक्सरसाइज कर लें और रिजाइन कर दें। आंकड़े उनके सरकार बनाने में किसी भी तरह से उनके साथ नहीं है। ये इस समय वो आप कह रहे हैं फेस सेविंग एक्सरसाइज का टाइम दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के हाथ में जो राहत मांग रहे थे कि फ्लोर टेस्ट जल्दी हो, वो तो हाथ नहीं लगी है ना। अभिषेक, ऐसी सिचुएशन में जहां एक एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बीजेपी का सरकार बनाने का स्ट्राइक रेट, क्योंकि पीछे चाणक्य बैठे हुए हैं, ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू ऑल दी अदर पार्टीज। नहीं, लेकिन इस बार जो है चाणक्य नीति जो है फेल हो गई है, किसी भी हालत में आंकड़े इनके साथ नहीं है। और साम दाम दंड भेद। अभिषेक कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जयप्रकाश। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अचल बता दूं आपको, बिल्कुल सही कहा आपने, चाणक्य बीजेपी में बैठे हुए हैं जिसको अमित शाह कहा जाता है। और कभी भी आपको बता दूं वही शरद पवार है। जब थोड़े दिन पहले मैं खुद उनसे मुलाकात किया था, अकेले मेरी बातचीत हुई थी, आप द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारे बताई थी, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अमित शाह शांत बैठे हैं, इसके पीछे आप संदेश लगाइए कि क्या मतलब हो सकता है। जो शरद पवार खुद इस बात को कह रहे हैं, खुद एक राजनीतिक के बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, खुद शतरंज बिछाते हैं, उनके शतरंज में अच्छे अच्छे खिलाड़ी फंस जाते हैं, और वह शरद पवार अगर अमित शाह को चाणक्य कहकर बात करेंगे वो शांत बैठे हैं, यानी साफ है कि अमित शाह चुप नहीं बैठने वाले हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी एक जो शतरंज बिछाई थी और उसमें पूरी तरीके से महाराष्ट्र इस वक्त अपने कब्जे में आ चुका है। तो प्लान ए था देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाना, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार ही होगा, खाली नहीं बैठे हैं बीजेपी में कोई। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जयप्रकाश, आपका तो कर्नाटका में भी चुनाव, विधानसभा, सरकारें बनना गिरना, ये बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, तो लगातार ये जो कहने की कोशिश हो रही है कि कर्नाटका दोहरा दिया, कांग्रेस एनसीपी कह रहे हैं
अगर वाकई ऐसा हो जाता है, वो भी तो कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा ने शपथ ले ली थी, उसके बाद हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद अंततोगत्वा ऑपरेशन लोटस तो वहां पे भी हो गया। जी बिल्कुल, एक डेजावू मोमेंट कह सकते हैं मुझे, खासकर क्योंकि यही सब सीन्स जो अभी प्ले आउट हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वैसे ही सीन्स कर्नाटका में भी हुआ था 2018 मई और जून महीने में, जहां पे कांग्रेस और जेडीएस के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट को नॉक किया था संडे नाइट को, और रात भर वहां पे चर्चा चली सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नर ने येदियुरप्पा को 15 दिन का टाइम दिया था फ्लोर टेस्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफों से आर्गुमेंट्स सुनने के बाद 24 आवर्स दिया था येदियुरप्पा को फ्लोर टेस्ट करने के लिए और प्रूव करने के लिए, मगर आंकड़े उनके पास नहीं थे, क्योंकि डीके शिवकुमार एक तरफ, एचडी कुमारस्वामी दूसरी तरफ, दोनों पार्टियां अपनी विधायकों को सेफ कीप किए थे, और फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। बीएस येदियुरप्पा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट्स जैसी एक स्पीच देके खुद रिजाइन कर लिया उन्होंने। वही शायद प्ले आउट होने वाला है अगर ये फ्लोर टेस्ट जो है, टाइम ड्यूरेशन 30 नवंबर का जो टाइम अभी दिया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नर ने, और इसको ओवररूल करके सुप्रीम कोर्ट ने अगर 1 और 2 दिन में फ्लोर टेस्ट के लिए पुश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक होटल्स जो मुंबई में है, रेनेजेंस होटल और ललित अशोक, एक फोर्ट जैसा बन गया है, लॉकडाउन हो चुका है पूरा, और सारी विधायकों को सेफ कीप किया गया है। अंत में आंकड़ों की बात होती है या फ्लोर टेस्ट की बात होती है, तब जाके बीजेपी के पास नंबर है कि नहीं, ये हाल ही दिन में पता चलेगा जब फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन अब तक के लिए ये तो अभिषेक, बीजेपी खेमे में किस तरह की सरगर्मियां हैं? वो तो देवेंद्र फडणवीस ने जब ये मान लिया था कि आंकड़े नहीं है, उसके तुरंत बाद आकर उन्हीं के नेताओं ने कहा था कि हम सरकार बना के रहेंगे। तो कुल मिला के बीजेपी की बैक चैनल टॉक्स क्या शिवसेना में भी चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है, एनसीपी में तो जो हुआ सो हुआ? बिल्कुल चल रही है। मुझे आपको बता दूं, देखिए पूरी डिटेल इसके, आज बीजेपी की मुंबई में 3 बजे मीटिंग होने जा रही है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद होने वाले हैं, यानी तमाम जो विधायक हो सकते हैं मौजूद, कोर कमेटी के लोग मौजूद होंगे। लेकिन देखिए बता दूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कल दिन भर जब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का शपथ लिया, उसके बाद वर्षा बंगला जो कि सीएम का सरकारी बंगला है, दिन भर बड़ी हलचल रही। जानकारी मुझे जो सूत्र मिल रही है कि बंद दरवाजे से तमाम बंद ऐसे कुछ गाड़ियों से जो कि दिख नहीं सकता है, कुछ ऐसे शिवसेना के कुछ नेता थे जो कि जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए हैं। और आपको बता दो, एक दूसरी जानकारी हमें है कि यह साफ संकेत है कि शिवसेना के तमाम ऐसे जो नेता है, विधायक है, वह बीजेपी में आना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको घटना याद दिला दूं मैं, जब कुछ दिनों पहले पहली बार जब शिवसेना के तमाम जो विधायक थे एक साथ मलाड में रोका गया था द रिट्रीट होटल में, वहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट तक हो गई थी, यहां तक कि शराब के बाटल तक फेंके गए थे। कारण साफ था कि एक गुट चाह रहा था कि बीजेपी के साथ जाकर हम सरकार बनाएं, दूसरा गुट चाह रहा था कि जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको नाम ले लूं मैं अगर, तो नाम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, नाम एक सबसे बड़ा धड़ा जो है वह है एकनाथ शिंदे का, जो चाहता है देवेंद्र फडणवीस के साथ जाए और हम सरकार में समर्थन करें। और एकनाथ शिंदे वह नाम है शिवसेना में कि जो कि उनके पास एक साथ अगर वह आवाज दें तो कम से कम 15-20 विधायक आसानी से उनके साथ आने को तैयार हैं। दूसरा नाम जो झगड़ा हुआ था, नाम है रामदास कदम का, जो कि शिवसेना के कद्दावर नेता है और मातोश्री से बहुत करीब है। वह चाहते हैं कि जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही, और वह फैसला सही था। और इसी बात को लेकर जमकर कहा सुनी हुई थी, बात आ गई थी, मारपिटाई तक नौबत आ गई थी, जमकर शराब की बोतलें फेंकी गई थी। इसीलिए उस रात को आदित्य ठाकरे को उस होटल में रुकना पड़ा, मामला शांत कराना पड़ा, और रात भर रुके, दोपहर तक रुके, शाम को फिर वापस लौटकर मातोश्री आए। तो यह बिल्कुल लगातार कहा जा रहा है कि अगर एनसीपी से बात नहीं बनती, मान लीजिए कहीं कुछ बात फेल हो जाती है, तो बीजेपी का प्लान बी, प्लान सी सब तैयार है। प्लान बी शिवसेना है, प्लान सी में उसके बाद कांग्रेस है, कि कांग्रेस के तो तमाम विधायक जो टच में है, और इसीलिए कांग्रेस डरी हुई है, और इसीलिए अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 3 दिनों से मुंबई में मौजूद है, और लगातार विधायकों को अहमद पटेल समझा रहे हैं कि नहीं, आप ये वक्त है करने का, और डरने की जरूरत नहीं है, और किसी भी सूरत में हमें एक साथ रहना है और एकजुट रहकर हमें उन्हें मुकाबला देना, हमारी अपनी जीत दिखानी है। अभिषेक, क्योंकि आज सुबह से सारा फोकस एनसीपी पे रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं आज, उनकी क्या खबर है?
वक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस वक्त मातोश्री पे है। मातोश्री पर संजय राउत जो कि इस वक्त एक प्रखर वक्ता बन चुके हैं शिवसेना की तरफ से, उन्होंने एक पूरे मोर्चा संभाला, वह इस वक्त पहुंच चुके हैं मातोश्री पर, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। और अब चूंकि पूरी स्टडी जो बनाई जाएगी और चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, कल तक सुनवाई टाल दिया है, उसके ऊपर संजय राउत का भी नया बयान आया है। कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, कोई दबाव में फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा, इसलिए सरकार हमारी बनने वाली है। देखिए, लेकिन बात बहुत देर हो चुकी है, आचरण समझना होगा। 1 महीना बीत चुका है, महाराष्ट्र में मैंडेट मिले हुए लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। और पहले दिन से संजय राउत हो या एनसीपी हो या सबसे बड़ा संजय राउत की अगर बात करूं, मैं शिवसेना की बात करूं, लगातार क्लेम कर रहे हैं कि शिवसेना का ही सीएम बनेगा, लेकिन सच्चाई ये है फेल रहे हैं लोग। ये अलग अलग सिनेरियोज प्ले आउट हो रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ देर के लिए रुके और कैसे ये फडणवीस सरकार बच सकती है? हम ग्राफिक्स के जरिए आपको अंकगणित पूरा समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बचेगी फडणवीस सरकार। बीजेपी के पास अभी मौजूदा देखा जाए तो 105 है, उसके बाद देखिए निर्दलीय 7 हैं, अन्य 2, एमएनएस के 1 अगर आ जाते हैं और आंकड़ा ये जो है 120 तक पहुंच रहा है। उसके बाद 165 तक आंकड़ा किस तरह से पहुंच रहा है वो भी आप देख रहे हैं। शिवसेना के 56, एनसीपी के 49। ये आपको हम अलग अलग पॉसिबल सिनेरियोज बता रहे हैं कि किस तरह से बहुमत के आंकड़े को, जो मैजिक फिगर है वो 144 की है, उसको क्रॉस करके सरकार बनाई जा सकती है और बचाई जा सकती है फडणवीस की। हालांकि आज कुल मिला के देखा जाए, जो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से दिया गया, उनका कहना था कि हमारे पास 145 है और हम सरकार बना सकते हैं, यानी कि मैजिक फिगर से सिर्फ एक ही नंबर ज्यादा है। तो कहीं गडकरी जी की बात जो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि क्रिकेट में और सियासत में आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो अल्टीमेटली फ्लोर टेस्ट के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना बहुमत कैसे प्रूव करेंगे, इसको लेकर बीजेपी खेमे में पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लगातार आंकड़ों का अंकगणित समझा रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम प्लान बी और प्लान सी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लान बी प्लान सी की जो भी बात हो रही है, ये कुल मिलाकर 3 पार्टियों ने, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने, उन्होंने तो कह दिया ना कि बिना हॉर्स ट्रेडिंग के, बिना डिफेक्शन के ये पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल, और आपको देखिए इसके बाद में पूरा डिटेल बता दूं, जो सूत्र हमारे लगातार इस पर हम जानकारी दे रहे हैं। पूरा एक बड़ा शतरंज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए रचा गया है। शतरंज के खिलाड़ी पहले नंबर के हैं तो जो वह शरद पवार हैं, दूसरे अगर कोई खिलाड़ी है तो वह अमित शाह हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना पूरी तरीके से एक शतरंज रचा गया है कि जिस तरीके से तमाम अच्छे इसमें फंस जाएंगे, किसी भी सूरत में, आपको बता दो, किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरने नहीं वाली है। जो जानकारी लगातार मेरे पास आ रही है, बीजेपी सरकार अपनी बचा ले जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से। देखिए, उसको पूरा भरोसा है कि एनसीपी के जो 54 विधायक हैं, वो पूरे के पूरे उसे जब फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र सदन में होगा, वह सभी के सभी लोग उसे समर्थन देंगे, उसमें कोई 2 मत नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है वह कॉन्फिडेंट है। और जब कल देखा आपने कि कल देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं से मिलने बीजेपी ऑफिस आए थे, उन्होंने साफ शब्दों में खुलकर सब कह सकते सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया था कि अजीत पवार ने सभी अपने विधायकों के साथ समर्थन दिया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। यानी सभी विधायक का मतलब खुद बीजेपी ने मान लिया कि 54 विधायक उनके साथ हैं। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको कि कल इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि अजीत पवार जब विधायक दल के नेता हैं और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है कि 54 विधायक एनसीपी के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मामला कैसे उठ सकता है, कैसे चैलेंज किया जा सकता है राज्यपाल के अधिकार को कि राज्यपाल ने गलत काम किया, या फिर सरकार रातों रात बन गई, चोर की सरकार है, या पूरी तरीके से कहीं न कहीं गलत है। और यही वजह है कि पूरी तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में जब पूरा भी जब फैसला आएगा, वह जो मुझे जानकारी लगा था, जो सूत्र बता लग रहा है, किसी भी सूरत में अजीत पवार फिर से वो जो सुप्रीम कोर्ट का मामला इनके सामने आएगा, उससे साफ शब्दों में कहा जाएगा कि हाँ, अजीत पवार ही। और इसी बात पर बड़ा एक बहस होगी कि आखिरकार जैन पार्टी को, देखिए बीजेपी ने इस पर अपना चाल चलना शुरू कर दिया है, बीजेपी ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया है। और बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जयंत पाटिल को जो विधायक नेता बनाया गया है बिल्कुल गलत है, वह असंवैधानिक है, उसको किसी भी सूरत में मान्य नहीं होना चाहिए। और यही वजह है
एक स्ट्रेटेजी के तहत बकायदा जो वहां पर बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से एक समय लिया गया है और उस समय के बाद यहाँ पर अब कल का समय दिया गया है, तो बड़ा प्लान किया गया है और इसी प्लान पर कल बीजेपी की तरफ से कहें। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए हमारे पर कल बीजेपी की तरफ से कहें। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए हमारे इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।